दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे देश की वर्तमान राजनीति के बारे में। देश में पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा कायम है। ये बात पूरे देश में ही नहीं बल्कि देश दुनिया में इस बात को लोग मानने लगे हैं। लेकिन पिछले 5 सालों में जिस तरीके से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और वर्तमान में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की इमेज में भी काफ़ी सुधार आया है। इस बात का कोई भी शक नहीं है कि पिछले 5 सालों में राहुल गांधी ने अपनी इमेज को सुधारने में, अपने प्रभाव को बढ़ाने में बहुत ही सकारात्मक बदलाव किए हैं। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सबसे बड़ी चिंता का जो कारण है वो देश के उभरते हुए और मजबूती के साथ राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ाते हुए राहुल गांधी आँख की किरकिरी बन चुके हैं। राहुल गांधी को बदनाम और उनको किसी ना किसी तरीके से टॉर्चर करने के लिए देश की सरकार के साथ साथ सत्ताधारी दल खास तौर से और देश का प्रमुख मीडिया समूह जिस तरीके से उनको बेवकूफ़ साबित करने में सफल होता दिख रहा है, वैसे ही उसी तरीके से राहुल गांधी भी इसको बड़ी चुनौती मानते हुए देश के मीडिया को और नरेंद्र मोदी को साथ में सत्ताधारी दल को पूरी तरीके से इस तरीके से उनको अपने आप को खड़ा कर दिया है कि जब भी राहुल गांधी कोई बयान देते हैं, कोई बात करते हैं तो पूरी सरकार, पूरी बीजेपी, आरएसएस यानी पूरा समर्थन मीडिया भी राहुल गांधी के वार को झेलने के लिए, उनको पलटवार करने के लिए खड़ा हो जाता है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि राहुल गांधी अगर मूर्ख हैं तो देश की सारी ताकतें एक साथ उनके मुकाबले क्यों खड़ी हो जाती हैं? ये एक गंभीर सवाल है। जब 2 साल पहले 2023 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उस यात्रा के बाद राहुल गांधी की लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता नरेंद्र मोदी से अधिक होती गई है। लोग उनके भाषणों को सुनना पसंद करते हैं। ये भी चर्चा में रहती है कि राहुल गांधी के अंदर ईमानदारी झलकती है, उनको गरीबों के प्रति जो वेदना का एहसास है उससे लोग बड़े प्रभावित हो रहे हैं। और इस चीज़ का उनको भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनको इसका राजनीतिक फ़ायदा भी मिला। भारत जोड़ो यात्रा के तुरंत बाद ही कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव हुए जिसमें कि कांग्रेस को अपनी सरकार बनाने का मौका मिला। अब आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता, लोगों में स्वीकार्यता से भाजपा के अंदर बेचैनी आ गई। यही वजह है कि वो किसी न किसी तरीके से राहुल गांधी को टारगेट करके कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाते रहते हैं। उनका सहयोग पूरी तरीके से मीडिया यानी देश का प्रमुख मीडिया सत्ता और सरकार के साथ में खड़ा दिखता है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया देश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की साजिशों का खुलासा सोशल मीडिया पर आप हमेशा देखते रहे। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार सोशल मीडिया पे भी नकेल कसने की पूरी तैयारी कर रही है। लेकिन ये देखिए कि 240 सीट पर समेटने वाली भारतीय जनता पार्टी 7 महीने का हो चुके हैं सरकार बनाए, लेकिन अब तक लगभग आधा दर्जन बिल वो सदनों में उठा चुके हैं, लेकिन एक भी बिल पास कराने की क्षमता या वो बिल को पास कराने की हिमाकत नहीं कर सके हैं। ये होता है विपक्ष की यूनिटी का प्रभाव। लोगों को अब एहसास हो गया है कि जहां पिछले 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी ने
देश को अपने मनमाने ढंग से चलाया, लेकिन इधर के 7 महीने में उनको सरकार चलाने में नानी याद आ जा रही है। संसद के दोनों सदनों में मुंह तोड़ जवाब विपक्ष दे रहा है। यानी कि ये हो गया है स्थिति कि अब मोदी जी की मनमानी देश में नहीं चलने वाली। Yesterday, when Rahul Gandhi faced Modi and Shah, it wasn't just another political meeting. It was the unveiling of a midnight power grab, played out exactly as Rahul Gandhi ji had warned in the parliament. In a few days, I am going to go to the meeting. I am going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji, and there's going to be me. 2 to 1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I am only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say. Modi and Shah didn't just hijack the Chief Election Commissioner's appointment. They hijacked democracy itself. The Supreme Court had earlier made it clear that the CAC selection committee must include the PM, the leader of opposition, and the Chief Justice of India. But instead of following this, Modi government changed the game by passing a law that replaced the CGI with a minister of Modi's choosing, thereby disrupting the very prerequisite for a fair selection. A petition was filed in the Supreme Court challenging this law, subsequent to which a hearing was scheduled for February 19. But Modi and Shah wouldn't wait for that. They rushed the selection committee meeting. And when Rahul Gandhi demanded that they wait for the Supreme Court verdict, they overruled him using their majority. Then came the climax. Just 2 days before the Supreme Court hearing, in the dead of night on February 17, came the announcement that Gyanesh Kumar would be the new Chief Election Commissioner. And here's the kicker. Gyanesh Kumar isn't just another appointee. He is Amit Shah's right-hand man, handpicked to oversee the 2024 Lok Sabha elections. From sidelining the Supreme Court to rushing through a midnight appointment, Modi and Shah just pulled off the biggest electoral coup in modern India, all under the cover of darkness. This isn't about an appointment. It's about hijacking the system to secure their parties. कर्नाटक के हर कोने से आवाज आ रही है, ई बारी निर्धारा बहुमत का बीजेपी सरकार। कांग्रेस गाली देने में समय बर्बाद करती रहेगी। मैं जनता जनार्दन की सेवा में अपने आप को खपाता रहूं। बीजेपी की डबल इंजन सरकार सपनों को साकार करने वाली सरकार है। डबल इंजन सरकार युवाओं की सरकार है। कांग्रेस यानी करप्शन का काल, हमारे खाते में जमा है अमृत का। अब सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी देश की सत्ता को संभाल सकते हैं? क्या मोदी शाह को राहुल गांधी से डर लगता है? यही वजह है कि वो उनको अपने टारगेट पे रखते हैं। राहुल गांधी को क्या पीएम बनने से मोदी शाह रोक सकते हैं? राहुल गांधी की लोकप्रियता से मोदी शाह की जो नींदें उड़ी हुई हैं, इससे क्या जाहिर नहीं होता है कि उनको देश की राजनीति में जिस नेता से सबसे ज़्यादा खतरा है वो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी के बारे में जिस तरीके से देश में उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है, उनके
उनकी रैलियों और संबोधनों में ये देखा जाता है कि अपार भीड़ उमड़ती है। लेकिन एक चीज़ ये भी देखने लायक है कि वहाँ पर जहाँ पर उनकी टीम, उनकी जो रैलियाँ होती हैं, भाषण होते हैं, जो सभाएं होती हैं, भीड़ तो अपार होती है, लेकिन उनकी चुनावों में जीत क्यों नहीं होती है? ये क्यों होता है कि लोग उनको मानते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनके भाषणों को स्वीकारते हैं और उनकी रैलियों में अपना जोश दिखाते हैं? इसके बावजूद जब चुनाव के परिणाम आते हैं तो उनकी पार्टी को हार हासिल होती है, जैसा कि हाल के चुनावों में देखा जाता है, देखा गया है। हरियाणा में जहाँ पे साफ दिख रहा था कि भाजपा बुरी तरीके से हार रही है, लेकिन वहीं पर जब चुनाव परिणाम आते हैं तो कांग्रेस की हार होती है और भाजपा की तीसरी बार सरकार वहाँ बन जाती है। जबकि दूसरी बार जब चुनाव में भाजपा हार रही थी, उसके बाद भी जेजेपी के सहयोग से दूसरी बार वहाँ पर भाजपा, हरियाणा में भाजपा की सरकार बन गई। लेकिन तीसरे टर्म में जब भाजपा और कांग्रेस आमने सामने थी, उसके बाद भी इतना असंतोष था क्षेत्र में, हरियाणा में सरकार के कार्य प्रणाली को लेकर इतना असंतोष था, महंगाई थी, महिलाओं में गुस्सा था, बेरोजगारी थी। इसके बावजूद हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। ये तो अब उसके बाद परिणाम आने के बाद कांग्रेस भले ही चुनाव आयोग और ईवीएम पर दोषारोपण करे, लेकिन इस बात को भी मानना पड़ेगा कि कांग्रेस के अंदर, प्रदेश कांग्रेस के अंदर जो खींचतान देखने को मिली, जो बड़े नेताओं को अपने वर्चस्व बचाने का संघर्ष सामने आया, उससे कांग्रेस की हार का एक प्रमुख कारण माना जा सकता है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग और सत्ता का दुरुपयोग लग सकता है, ईवीएम में हेर फेर किया जा सकता है। ये आरोपों में कुछ ना कुछ सत्यता हो सकती है, लेकिन जब चुनाव संपन्न हो चुके होते हैं, उसके बाद सरकारें बन जाती हैं, मुकदमे चलते रहते हैं, केस फाइल होते रहते हैं, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। सालों साल केस चलते हैं और सरकारें अपना टर्म पूरा कर लेती हैं। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब ईवीएम और चुनाव आयोग पर भारतीय राजनीति के जो अनेक दल हैं, विपक्ष के दल हैं, तो वो ईवीएम के विरोध को एक साथ एकजुट होकर क्यों नहीं उठाते? वो इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनाते कि ईवीएम के द्वारा जो भी चुनाव होगा हम उसमें पार्ट नहीं लेंगे, भाग नहीं लेंगे। इसके बाद लेकिन बस जब चुनाव हो जाते हैं तो सरकार और सत्ताधारी दल यही कहते हैं, जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम सही है, और जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम में खराबी, ईवीएम में धांधली, चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगते हैं। हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को हम ये कहना चाहते हैं, आपकी रक्षा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। बीजेपी के लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर 24 घंटा आक्रमण करते रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना है? कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि दलित परिवार को बंद करके अंदर रखना है और उनके अपराधियों को बाहर घूमने देना है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? मुझे दिखाइए। हमारी जो विचारधारा है, हम सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। हाल के जो प्रदेश स्तरीय चुनाव हुए हैं, विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें कांग्रेस को आशातीत यानी आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली है। हरियाणा का जिक्र हम कर चुके हैं। हरियाणा में किस तरीके से कांग्रेस की फजीहत हुई, इसको भी हम बता चुके हैं। उसके बाद जब महाराष्ट्र में चुनाव होता है तो वहाँ पर महाविकास आघाड़ी का, जिसमें कांग्रेस एक पार्ट है, एक राजनीतिक दल है, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं महाविकास आघाड़ी ने
अपनी उम्मीद का इतनी बदतर हार उनको नसीब हुई। टोटल तीनों पार्टियों को 50 सीटें मिली और सबसे ज़्यादा सीटें लेकर 135 सीट भारतीय जनता पार्टी के। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि शिवसेना शिंदे गुट को 57 सीटों पर जीत मिली। वहीं पर राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे कमज़ोर कड़ी माने जाने वाली एनसीपी, जिसके नेता अजीत पवार थे, उनको भी 44 सीटें मिल गई, जिनको कि लोकसभा में सिर्फ 1 सीट मिली थी। हैरान कर देने वाली इस जीत से भारतीय जनता पार्टी गदगद हो गई। वहीं पर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट ये सोचने पे मजबूर हो गए कि ये चमत्कार हुआ कैसे। लेकिन धीरे धीरे ये इस जो समस्या, इस प्रकार की जीत का रहस्य धीरे धीरे खुलता नजर आ रहा है। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एनसीपी के शरद पवार ने ये एप्लीकेशन चुनाव आयोग में डाल रखी है कि 5 महीने के अंदर प्रदेश में 70 लाख वोटर कैसे बढ़ गए। आप हमको लोकसभा वाली लिस्ट और विधानसभा चुनाव में वोट डालने वाली लिस्ट हमें दीजिए, ताकि हम मिलान कर सकें, हम संतोष कर सकें कि हमारी जीत हुई तो हुई कैसे। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट, महाराष्ट्र के एक कोर्ट ने, जिसमें कि अजय गडकरी ने और उनके एक साथी जज ने पूर्व चुनाव प्रमुख सीईसी राजीव कुमार को 10 दिन के अंदर ये नोटिस देकर पूछा है कि आप हमें बताएं कि पूरे 5 साल में जितने वोट महाराष्ट्र में नहीं बढ़े, वो 6 महीने के भीतर, 5 महीने के भीतर कैसे 70 लाख वोट बढ़ गए। इस बात को लेकर अब राजीव कुमार के परेशानियों की शुरुआत हो चुकी है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात तो दिल्ली में देखा जाता है। दिल्ली में किस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था लोकसभा चुनाव में। वहीं भारतीय जनता पार्टी 7 सीट पे कब्जा पा जाती है। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव आते हैं तो राहुल गांधी केजरीवाल के खिलाफ में प्रचार प्रसार करते हैं, कांग्रेस के लिए वोट मांगते हैं। ये सही है कि अपनी पार्टी के लिए तो वोट मांगे जाएं, लेकिन एक इंडिया ब्लॉक के ही नेता के, उसकी पार्टी, उसकी सरकार के खिलाफ में जब आप मुहिम चलाते हैं, तब लोगों को संदेह होता है कि कांग्रेस किसी छोटे दल को जीवित रहने देना नहीं चाहती है। यही वजह थी कि कांग्रेस को पिछले 4-5 चुनावों में दिल्ली में जीरो हासिल हुआ है। 2013 का जब चुनाव हुआ तो उनको 7 सीटें मिली थी और आम आदमी पार्टी को 28 सीट मिली थी। तब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सहयोग करके, समर्थन देकर सरकार बना दिया। उनका एक ही उद्देश्य था कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं आने देना है, और यही वजह थी कि केजरीवाल को सपोर्ट करके उन्होंने ऐसा करके दिखाया। लेकिन 2025 के चुनाव में जब केजरीवाल की सरकार 10 साल राज कर चुकी थी, तब वहीं पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को निशाने पर रखा और इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को इतना सपोर्ट मिला कि वो 27 साल का उनका वनवास दिल्ली में ख़त्म हो गया और उनकी सरकार बन गई। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखकर ये बताइए कि आप मेरे इस वीडियो में दर्शाए गए या बताए गए विचारों से आप सहमत हैं या नहीं। तो इसको तुरंत कमेंट के रूप में आप मेरे को लिख सकते हैं, ताकि हम लोग और भी अच्छी तरीके से रिसर्च कर वीडियो बनाएं। नमस्कार।